सभी को मेरी नमस्कार। जैसा कि आज एक उदाहरण लेकर आया हूँ आपके सामने। ये उदाहरण ट्रांसफ़र के ऊपर है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मेरे ही ग्रुप के एक मेंबर ने पूछा था कि वो धार्मिक कार्यों के लिए, मेडिटेशन के लिए आश्रम जाना चाहते हैं, कहीं पर वो आश्रम का कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने शहर से ट्रांसफ़र चाहते थे। तब उन्होंने ये प्रश्न किया कि क्या मेरा ट्रांसफ़र होगा, क्या मेरा तबादला होगा। उसके लिए उन्होंने होरारी नंबर दिया 247 247। और ये प्रश्न मैंने 30 नवंबर 2017 को रात्रि 9:38 लुधियाना में लिया था। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये चार्ट जो लिया, जिसका विवरण आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अब ये सभी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनके आगे जो है सिग्निफिकेटर्स लिखे हुए हैं और 1 से 12 भाव नीचे दिए हैं। इसके बाद अब जो मूल प्रश्न है ट्रांसफ़र, अब ये ट्रांसफ़र ना तो नौकरी के संबंध में था, ना ही घर बदलने से संबंधित। ये था धार्मिक कार्यों के लिए, आश्रम में जाने के लिए। तो यहाँ पर भी स्थान परिवर्तन तो है। तो इसलिए जो नियम है कि भाव 4 का उपनक्षत्र स्वामी 3, 9, 12 भावों का कार्येश हो। तीसरा भाव होता है मौजूदा स्थान का व्यय स्थान। नवम भाव होता है लंबी यात्रा। 12वां भाव होता है नया स्थान, अज्ञात स्थान। भाव 3 का उपनक्षत्र स्वामी भी इसी प्रकार से 3, 9, 12 भावों का कार्येश। और यदि नौकरी के संबंध में ऐसा प्रश्न हो तो भाव 10 का उपनक्षत्र स्वामी 3, 12 भावों का कार्येश, क्योंकि भाव 10 क्या होता है? कर्म स्थान, प्रोफेशन का। तो यहाँ पर प्रश्न की सार्थकता को देखने के लिए सबसे पहले हम चंद्र के कार्येश भावों को देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है एक पहले भाव में स्थित है, 5 का स्वामी है। जैसा कि आप देख रहे हैं चंद्रमा पहले भाव में स्थित है, 5 का स्वामी है, केतु के नक्षत्र में है, सूर्य के उपनक्षत्र में है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है, इसके हम दूसरे उसको भी देखें। अब यहाँ पर चंद्रमा जो है 1, 5 केतु के नक्षत्र में 2, 7, 9, 11, 12। अब देखिए यहाँ पर नवम और 12वां भाव आ गया है और सूर्य के उपनक्षत्र में 6, 8। तो 8वां भाव कुछ रुकावट का है। तो एक तरह से यह प्रश्न की सार्थकता को दर्शा रहा है। अब चंद्र जो है अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर वो 1 से 12 भावों में जिन जिन भावों का उपनक्षत्र स्वामी बनेगा वो भी भाव लिए जाते हैं, जिन जिन भावों का नक्षत्र स्वामी बनेगा। यदि वो 1 से 12 भावों में किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना तो 1 से 12 भावों में जिस भाव का नक्षत्र स्वामी बनेगा उसको लिया जाता है। तो चंद्रमा 1, 5 केतु के नक्षत्र में 11, केतु शनि की राशि में 9, 11, 12 और सूर्य के उपनक्षत्र में 8, 6। अब यहाँ पर यदि देखें तो चंद्रमा जो है 1 से 12 भावों में किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं है और 1 से 12 भावों में किसी भाव का 11वें भाव का नक्षत्र स्वामी है, जो कि इच्छा को दर्शाता है। अब यहाँ पर जो चंद्र केतु के नक्षत्र में, केतु किसका परिचायक है? मोक्ष का। और शनि किसका? वैराग्य का। तो अब यहाँ पर पहला, 5वां, 6ठा, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां जो भाव हैं, पहला जो भाव होता है जातक का, स्वयं का होता है। 5वां मंत्र का होता है। 5वां भाव आत्मा का होता है, क्योंकि 5वां भाव जो है गर्भ का है, आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण। 6ठा भाव प्राप्ति का, 8वां भाव गहराई, अध्ययन, ध्यान लगाना। 9वां भाव धर्म और आश्रम, 11वां भाव लाभ का, इच्छा का और 12वां भाव
आश्रम का। इस प्रकार जो जातक का प्रश्न है वो सार्थक है। अब हम 3, 9, 12 भावों के उपनक्षत्र स्वामी देखें तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, राहु और बुध आ रहे हैं। अब जो कारेश भाव है राहु के, तो यदि हम देखें, राहु जो है 1, 5, 9 का कारेश है और बुध जो है 1, 5, 9, 12 का कारेश है। राहु 1, 5, 9 और बुध 1, 5, 9, 12 भावों का। तो इस प्रकार से ये जो प्रॉमिस मिल रहा है, तो अब 3, 9, 12 भावों के कारेश ग्रहों को देखें जो कि ऑलरेडी मैंने मार्क किए हुए हैं। तो तीसरे भाव, नवम भाव और 12वें भाव के जो कारेश ग्रह हैं वो मार्क किए हुए हैं। भाव 3 का जो कारेश ग्रह है इकलौता शुक्र है। तो किसी भाव का कोई ग्रह इकलौता हो, कारेश हो, तो उसका नक्षत्र उपनक्षत्र भी उसका फल देने में सक्षम होते हैं। तो भाव 3 का इकलौता कारेश शुक्र है। शुक्र शनि के नक्षत्र और शनि के ही उपनक्षत्र में है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 3, 9, 12 भावों में सूर्य, चंद्र नहीं है, मंगल, बुध, गुरु नहीं है, शुक्र, शनि, राहु व केतु ये सभी हैं। तो प्रश्न के समय जो रूलिंग ग्रह थे शनि, चंद्र, केतु, मंगल, राहु और गुरु। अब प्रश्न के समय जो केतु की महादशा चल रही थी और केतु 3, 9, 12 भावों के कारेश ग्रहों में हैं, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। 3, 9, 12 भावों के कारेश ग्रहों में केतु जो है वो स्थित है और केतु जो है वो रूलिंग ग्रहों में भी है। तो केतु की महादशा जो है वो उपयुक्त है। अब अंतर्दशा जो उस समय चल रही थी वो सूर्य की अंतर्दशा थी, जो कि 8 फरवरी 2018, आप देखेंगे रेड कलर से वहाँ दशाओं में लिखा हुआ है। तो सूर्य भी जो है वो 3, 9, 12 भावों के कारेश ग्रहों में है। यदि आप देखें नवम भाव के कारेश में पहले शुक्र फिर सूर्य, तो सूर्य भी है। तो सूर्य जो है रूलिंग ग्रहों में नहीं है। यदि आप यहाँ पे रूलिंग ग्रहों में देखें सूर्य नहीं है, तो उसको छोड़कर आगे बढ़े। आगे चंद्रमा की अंतर्दशा जो कि 9 सितंबर 2018 तक, और चंद्र के ऊपर जो है मंगल की युति दृष्टि। तो चंद्र ई लेवल का कारेश हुआ, वो भी भाव 9 का। और चंद्रमा जैसा कि हमने देखा था कि प्रश्न की सार्थकता को भी दिखा रहा था। तो इस प्रकार से केतु और चंद्र की दशा उपयुक्त है। तो केतु चंद्र 26 फरवरी 2018 तक ये दशा थी, और जैसा कि कारेश होने के कारण ये इस समय तक वहाँ जाएंगे। और हमें बाद में ये पता चला कि 13 फरवरी 2018 को केतु चंद्र राहु की दशा में ये वहाँ गए। अब ध्यान दें, कोई भी होरारी प्रश्न के जो नियम होते हैं, प्रश्नकर्ता से पहले प्रश्न को समझते हुए स्पष्ट व कम शब्दों में उसका प्रश्न पूछें। फिर 1 से 249 के बीच से वो अपने प्रश्न को सोचते हुए संख्या दें। कोशिश करें उसी समय प्रश्न को हल करने की। सबसे पहले चंद्र के द्वारा प्रश्न की सार्थकता को देखें। उसके बाद मुख्य भाव के उपनक्षत्र स्वामी के द्वारा कारेश भावों को देखें। फिर इच्छा के 11वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी को भी देख सकते हैं। फिर ये देखें कि उत्तर पक्ष में है या नहीं है। यदि उत्तर पक्ष में है, मुख्य और सहायक भावों के कारेश ग्रहों को लें। यदि अधिकतर ग्रह आ रहे हैं तो रूलिंग ग्रहों द्वारा कॉमन ग्रह निकालें। फिर दशाओं को देखना शुरू करें और जो जो पॉजिटिव है उसको नोट करें और फिर अनुकूलता देखते हुए उत्तर दें और ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना उत्तर दे दें। तो आप यकीन मानिए आपका उत्तर सही आएगा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण पूरा होता है। आप यहाँ तक समझें। नए उदाहरण के लिए इंतज़ार करें। जल्दी आपके समक्ष नया उदाहरण पेश किया जाएगा। धन्यवाद।